तो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्योरी हमने कर ली है। थ्योरी फिर से वही थ्योरी कहना उसको गलत है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हमने सीख लिया कैसे वो काम करता है। अब उस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो कोई चीज़ खत्म नहीं हुई है, वो बहुत लंबी चलेगी, चैप्टर में भी खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सी बातें अभी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। हर बात आपको बिल्कुल सही समय बताऊँगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। मतलब ऐसा ना हो कि आपको रट्टा मारना पड़ जाए, ऐसी कोई नौबत मैं आपको आने नहीं दूंगा। जब जहाँ पे आपको दिक्कत आती है तब उस टाइम पे आपको वो बात बताई जाएगी। तो उम्मीद है आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो आप सीख सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मैंने उठाया है, एक होता है कि मैक्सिमम रेंज के क्वेश्चन कई बार आपने देखे होंगे, आपके सामने आए होंगे, अगर आपने ट्राई किया होगा तो जो मुसीबत आपके सामने आई है उसी पर बस बात होगी। तो अगर आपको ऐसी कोई मुसीबत मिली हो कि जहाँ पे मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं हम, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम रेंज हमसे पूछी जाती है तो कैसे निकाला जाता है। देखो फॉर्मूला क्या है रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। फिर से भाई ये बात एक बात दिमाग में बैठा लेना, ये फॉर्मूले सिर्फ तब है जब बॉडी हॉरिजॉन्टल लेवल से हॉरिजॉन्टल लेवल पे फेंकी जाती है। तो मतलब जिस लेवल से फेंकी गई है उसी लेवल पे बॉडी आकर के वापस गिरती है, तो ये फॉर्मूले काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं करते हैं। ठीक, तो इसमें रेंज का फॉर्मूला हमको बताना, फॉर्मूला ये दिया हुआ था, ये होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और ये बताना है कि इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जा सकता है। देखो मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या आती है, अगर वो चीज़ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती हो और वो फैक्टर बढ़ता ही रहता हो, फिर तो सीधी सी बात है कि जब वो फैक्टर मैक्सिमम होगा तो वो चीज़ भी मैक्सिमम हो जाएगी। या वो फैक्टर पे इन्वर्सली डिपेंड करती हो तो उसकी भी कंडीशन फिक्स हो जाती है कि जब वो मिनिमम होगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है रेंज। दरअसल क्या था, अगर उसको डिटेल में समझे क्या हुआ था कि हमने प्रोजेक्टाइल को, पत्थर को ऊपर फेंक दिया, मिसाइल को ऊपर फेंक दिया। वो आगे क्यों गया, क्योंकि जब हमने उसको फेंका तो हमने उसको एंगल पे फेंका, और जब हमने उसको एंगल फेंका तो हमने उसको एक नहीं दो वेलोसिटी दी। एक वेलोसिटी उसको दी ऊपर की तरफ, एक वेलोसिटी दी उसको आगे की तरफ। एक ऊपर की तरफ और एक आगे की तरफ हमने दो वेलोसिटी दी। दोनों अपना अपना काम कर रही हैं। कैसे, अगर हमने उस जो वेलोसिटी हमारी ऊपर वाली है वो उसको ज़्यादा देर तक हवा में रखती है, इस वाली वेलोसिटी का उसको आगे लेके जाने में डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ उसको हवा में रखती है। और जब तक वो हवा में रहता है, नीचे नहीं गिरता, उतनी देर तक उसे ये वाली वेलोसिटी आगे घसीटती रहती है। ये उसे हवा में रखेगी और ये उसे आगे घसीटता रहेगा। तो दोनों का अपना अपना इफेक्ट है कि जितना देर तक वो हवा में रहेगा उतना ज़्यादा दूर तक ये घसीट पाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर जाए गिर पाएगा। तो हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ज़्यादा देर तक हवा में भी रहे और ज़्यादा देर तक वो चल भी सके। ठीक, तो वो जो वेलोसिटी हम उसको यूँ देते हैं वो इसी के दो टुकड़े हैं, है ना, इसी के जो छुट्टे हैं। जैसे होता है ना 100 का नोट होता है, दो छुट्टे होते हैं, 50-50 के। तो ये ऐसे ही छुट्टे हैं उसके, एक छुट्टा गया ऊपर, एक छुट्टा गया आगे। तो ठीक है, एक कॉम्पोनेंट गया ऊपर, एक कॉम्पोनेंट गया आगे। अब देखो चीज़ तो वही है, अगर उसका हिस्सा ऊपर वाले ने ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा, मतलब ये ज़्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ले जाए तो ये क्या करेगा, उसको ज़्यादा देर तक हवा में तो रखेगा, लेकिन ये बेचारा जो उसे घसीट रहा था ये ज़्यादा देर तक घसीट नहीं पाएगा। यानी एक लिमिट आ जाएगी कि आप उसको, अगर कंपोनेंट ऊपर और बढ़ता रहेगा तो फैक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ओवरऑल, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल घट जाएगी, क्योंकि समय तो ज़्यादा है उसके पास लेकिन उसको आगे घसीटने वाली वेलोसिटी घट गई है। ठीक, ये कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा सा और इसको क्लियर करता हूँ डायग्राम से। तो मान लो देखिए ये एंगल हमारा थीटा होता है, ये हमारी वेलोसिटी है और इसको हमने थीटा एंगल पे ऐसे बॉडी को फेंका गया है। तो जितना ज़्यादा ये थीटा बढ़ता रहेगा, जितना ज़्यादा थीटा बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा वर्टिकल डोमिनेट करता रहेगा, क्योंकि जिस तरफ ये वेक्टर जाएगा उस तरफ वाला हिस्सा बड़ा होगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर हमारा ऐसे है तो उसका हॉरिजॉन्टल वेक्टर बड़ा है और वर्टिकल छोटा। आप देखो वैसे भी समझ सकते हो, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ एक वेक्टर को यूँ बनाऊँ तो उसका हॉरिजॉन्टल तो वेक्टर लंबा आ रहा है लेकिन वर्टिकल छोटा आ रहा है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी आ रही है, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा आ रही है। अगर मैं इसको यूँ बनाऊँ तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी आएगी और वर्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो वेक्टर जैसे जैसे इंक्लिनेशन चेंज करता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे दोनों फैक्टर पे इफेक्ट आता है, एक घटता जाता है एक बढ़ता जाता है। ठीक, तो अब अगर हमने एंगल ज़्यादा कर दिया तो उससे क्या होगा कि एक वेक्टर बढ़ जाएगा और एक वेक्टर घट जाएगा। तो ओवरऑल हवा में ज़्यादा देर तक रहा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ गया लेकिन दूर कम गया। ये ठीक वैसा कॉन्सेप्ट है जैसे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो और आप लॉन्ग जंप में आगे कूदने की बजाय ऊपर कूद जाओ तो आप दूर नहीं जा पाओगे ना। ठीक, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप उसे कम करते हो एंगल को, मतलब आप चाहते हो कि इसको बढ़ाऊँ जो मुझे आगे घसीट के लेके जाएगा, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो ये फैक्टर घट जाएगा, यानी वो हवा में कम देर तक रह पाएगा। ये ठीक वैसे है जैसे आप लॉन्ग जंप करते हो और दौड़ते हुए निकल जाते हो, हल्का सा कूदे, बस ज़्यादा ऊपर उछले नहीं, हल्का सा कूदे, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड कितनी भी तेज हो आप लैंड एकदम कर जाओगे, जल्दी गिर जाओगे। तो आपको ये घसीटने वाला फैक्टर
वेलोसिटी ज़्यादा थी लेकिन आप हवा में कम देर तक थे तो ये काम ही ना कर पाई, इसलिए क्या हो जाएगा, आप कम जल्दी गिर जाओगे। तो दो फैक्टर हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि वो हवा में भी अच्छी देर तक रहे और ये वाला फैक्टर भी अच्छा खासा रहे। तो अगर वो बीचों बीच रहा तो उससे ये इफेक्ट बन सकता है कि वो हवा में भी ज़्यादा देर तक रहेगा, यानी कि आपने अगर उसको बीचों बीच वाले एंगल पे फेंक दिया तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो उसको हवा में रखता है वो भी बढ़ जाता है और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी बढ़ जाता है। इन दोनों की उस वक्त मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसकी रेंज भी क्या हो जाती है हमारी, मैक्सिमाइज। क्योंकि रेंज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल से निकली है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर मैं लिखूँ आपको बताऊँ तो 2u sin थीटा बाई जी था, है ना। अगर इसको थोड़ा खोलोगे तो असल में ये फॉर्मूला ये है कि ux यानी हॉरिजॉन्टल इंटू 2 बाहर आ गया और u sin थीटा बचेगा उसे uy भी लिख देते हैं अपॉन जी। तो असल में फॉर्मूला ये भी बनता है। कहाँ से लिखा समझ में आया ना, ये 2 को मैंने खोल दिया sin 2 थीटा को, तो ये 2 sin थीटा जो बेसिक फॉर्मूला लगाया तो वहीं पे वापस पहुंच गए, तो ये बनेगा 2ux uy अपॉन जी। तो हमको इसको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा और दो चीज़ों का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों इक्वल होंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी वो कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, 45 डिग्री पे आना चाहिए। एक तो नज़रिया ये है कि आप 45 डिग्री पे कूदोगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। दूसरा तरीका मैथमेटिक्स से सिंपल भी हमको अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें जो बदलने वाली चीज़ है वो सिर्फ थीटा है और तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। यू तो कांस्टेंट है, जितना आप स्पीड से दौड़ सकते हो वो तो आपकी लिमिट हो गई ना, आप उससे तेज कैसे दौड़ोगे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, जी कांस्टेंट हो गया। फ़र्क किस पे पड़ सकता है, थीटा पे। तो थीटा के चेंज होने से कौन सा फैक्टर बस बदल सकता है, sin 2 थीटा बस बदल सकता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमाइज करने के लिए, 1। sin थीटा कभी 1 से बड़ा होता ही नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी तो रेंज मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, u²/g। और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई तो sin 2 थीटा को 2 थीटा क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब एंगल 90 डिग्री हो। यहाँ पे एंगल 2 थीटा है और वो 90 होना चाहिए, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्रीज। तो ये दोनों तरीके थे, एक मैथमेटिक्स वाला एक फिजिक्स वाला। दोनों ही बात आपको समझ में आनी चाहिए, अगर नहीं आएंगी भाई तो फिजिक्स समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन शायद सोल्व होने शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको डायरेक्ट यूज़ करना हो तो यूज़ कर लेना, 40 डिग्री पे कूदना पड़ेगा उसको। अब एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी मैं क्लियर करता हूँ कि क्या था। तो आधी से ज़्यादा फिजिक्स, 80% फिजिक्स मैं आपको न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा, थ्योरी में सिर्फ 20% सिखाऊंगा, थ्योरी से उतना ही बस समझ में आता है। ठीक है, देखो अब ऐसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ड्राइविंग के तरीके होते हैं। ठीक है, आप अन्य गाड़ी में जाओगे या उस पर वेदांतु पे जाओगे, आप लोग तो पता नहीं क्या पढ़ाए जा रहे हैं भाई, अजीब सी बात हो रही है, पूरा ही पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। भाई वो तरीका नहीं है, सॉरी उनका अपना तरीका होगा, मेरा अपना तरीका है। मेरा तरीका ये है कि भाई पहले थोड़ा सा थ्योरी बताओ, फिर थोड़ा न्यूमेरिकल कराओ, फिर थ्योरी बताओ, फिर न्यूमेरिकल कराओ। तो मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, उससे आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, चीज़ें रटनी नहीं पड़ती, छोड़ो जाना तो जो भी था। तो क्वेश्चन है कि भाई हमने एक बॉडी को फेंका, एक वेलोसिटी को, प्रोजेक्टाइल था हमारे पास, उसको v0 वेलोसिटी से फेंक दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा, ग्राउंड लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से। हमने कैसे फेंका उसको, v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ अल्फा थ्रो कर दिया, ऐसे फेंक दिया पत्थर को। सवाल ये कि जब वो वापस ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी फेंकते वक्त और वापस ज़मीन पे टकराते वक्त, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो वेलोसिटी उसकी होती है उन दोनों में डिफरेंस कितना है ये बताना है। ठीक, तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा भयंकर लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर माइंड काम करे, क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइनों का है और ओरली हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर ले, देखो वैसे तो आपको ये करना पड़ेगा कि जाते वक्त तो वेलोसिटी ये थी, है ना, इसमें बताऊँ जाते वेलोसिटी ये थी, आते वक्त वेलोसिटी यूँ होगी, क्योंकि जिस पे जहाँ भी टेंजेंट खींचोगे वहाँ की वेलोसिटी वही वाली है, तो आते वक्त ये है। तो कुल मिला के आपको इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि आपको ये दोनों वेक्टर माइनस करने हैं, और वेक्टर माइनस करने पड़ेंगे, एंगल ढूंढने पड़ेंगे, पंगे ही पंगे। देख तो वो तरीका था, अब उससे नहीं जाएंगे हम दूसरे तरीके से जाएंगे। हम क्यों ना इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, तो मैंने इसे कंपोनेंट कर लिया वेलोसिटी के। यहाँ पे क्या बनेगा, u cos अल्फा, यहाँ पे क्या बनेगा, u sin अल्फा, u की जगह पे v0 रखा है, तो इसके इनिशियल जो कंपोनेंट बने वेलोसिटी के वो v0 cos अल्फा और v0 sin अल्फा बना है। और जब फाइनली जमीन पे लैंड करता है, मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में कि वो चीज़ क्या करता है, उसका हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता, क्या बदलता है, सिर्फ वर्टिकल। तो वर्टिकल और वो ठीक उसके अपोजिट होता है सिमेट्रिकल पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये ऊपर है, यहाँ पर उतना ही क्या हो जाएगा, वो नीचे। हॉरिजॉन्टल क्या रहेगा, सेम। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है ux की, तो यहाँ पर भी ux तो सेम रहता है, लेकिन वर्टिकल ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, नीचे उतना ही नीचे हो जाता है, जितनी वैल्यू यहाँ पे थी उतनी ही होती है, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ये सिमेट्री से प्रूफ होती है चीज़,
ठीक वैसे जैसे पत्थर है आपने ऊपर फेंका, क्योंकि उसको हमने उसी तरह डील किया है ना। वर्टिकल कैसे माना हमने कि वर्टिकल जैसे डायरेक्टली ऊपर फेंक दिया गया होगा, तो आप जानते हो कि इसको मैंने अगर यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा, ऊपर जाएगा, वापस भी तो मेरे हाथ में 10 मीटर पर सेकंड से ही आएगा। बस कंडीशन ये है कि जाते वक्त ऊपर वेलोसिटी थी, आते वक्त कहाँ पे है, नीचे है। तो ये दोनों वेलोसिटी बन गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी वी नॉट कॉस अल्फा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम आई कैप बोलते हैं, माइनस वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा, माइनस क्यों, क्योंकि वो नीचे है, अलॉन्ग जेड एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, उसे हम जे कैप बोलते हैं। ये भी हो गया, माइनस हो गया। और इनिशियल क्या थी, वी नॉट कोस अल्फा अलॉन्ग आई कैप प्लस वी नॉट साइन अल्फा अलॉन्ग जे कैप, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव में थी, एक आगे थी और एक ऊपर थी। दोनों को माइनस करोगे तो -2 वी नॉट साइन अल्फा, देखो ये तो कट गया ना, दोनों सेम ही तो है, आई कैप से आई कैप माइनस, जे कैप से जे कैप माइनस, तो जे कैप से जे कैप माइनस किया तो ये -2 वी नॉट साइन अल्फा आ गया। ये वेलोसिटी में बदलाव हुआ कब, जब वो फाइनल जमीन पे लैंड करता है। तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते थे, तो हॉरिजॉन्टल तो चेंज करती नहीं, बदलना किसने है, वर्टिकल ने। तो वर्टिकली अगर चेंज हो रही है, जाते वक्त उतनी ही जितनी ऊपर थी, आते वक्त उतनी ही कहाँ पे होगी, नीचे। तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा 2 वी नॉट साइन अल्फा, बगैर पेन उठाए। लेकिन ये बगैर पेन उठाए आज नहीं आएगा, कम से कम 15 दिन के बाद आएगा, जब आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अगर किसी के पास बुक्स वगैरह नहीं है तो वो बता देना भाई कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या अपने दोस्तों से हेल्प ले लो, क्योंकि लॉकडाउन में अब तो हेल्प खुल चुका है, चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी, बुक वगैरह डिलीवर हो जाएंगी, तो अब तो वहाँ से अरेंज कर लो और एक बुक से पढ़ो। ठीक है, एक बुक से पढ़ो। खैर दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा आपको, आज ही आएगी वो, कि वीडियो कैसे ऑनलाइन क्लासेस का यूज़ कैसे कर सकते हो आप। ठीक, तो ये कहानी बनी भाई हमारे पास किस चीज़ की, पिछला क्वेश्चन वेलोसिटी कैसे चेंज होती है। अब एक और क्वेश्चन था, ये मैंने उठाया है, इसमें तो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोजेक्टल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैंने करना चाह रहा था, वो किया है। अब उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, एक एक करके लेवल क्वेश्चन ऊपर लेकर जाया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि एक बॉडी है, उसको फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक बॉडी को, वही प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल पूछेंगे, 30 डिग्री पे फेंका गया उसको, कितनी वेलोसिटी से, उन्हें पूरी नहीं बताई, कहा कि भी सिर्फ वर्टिकल कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, वर्टिकल एग्जैक्ट कितनी है वो नहीं बता रहे हैं, घुमा के बात बताई जा रही है कि भाई उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना वो 80 है, और फेंका किस पे गया, उसको 30 डिग्री पे फेंका गया है। आप ये बता दो, अगर उसका कैपिटल टी टोटल टाइम पीरियड, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट है, कैपिटल टी क्या है उसका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर है, तो t/4 टाइम के बाद उसकी अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ होगा। ठीक, शुरू में वर्टिकल 80 है, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं की, कितनी है बताया नहीं, होगी तो जरूर, जब तो आगे जाएगा, क्योंकि फेंका तो किसी एंगल पे गया है। अगर वर्टिकल 90 पे फेंकते फिर नहीं होती, फिर ऊपर ही आता, ऊपर से नीचे आता। अब 30 फेंक रहे हैं ना, कहीं तो आगे जाएगा, कुछ तो है आगे, तो वो बता नहीं रहे हैं, सिर्फ 80 बता रहे हैं ऊपर। और कह रहे हैं कि अगर कैपिटल टी उसको टोटल वक्त लगता है वापस ज़मीन पर लैंड करने में, तो इसका 1/4 टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये सवाल है। ट्राई कर लो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता तो फिर मैं करता हूँ। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको वैसे भी सेंड करूँगा मैं, जो आप कर सकते हो। तो पहले तो सारी डिटेल देखो, इन्होंने हमको गोल गोल बात कर रखी है, सब बातें इशारों में की, तो पहले वो इशारे पकड़ते हैं और चीज़ें सॉल्व करते हैं। ठीक, इन्होंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट का 1/4 सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता क्या है, 2u sin θ/g। उसमें u sin θ क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल वेलोसिटी। इसे कितना कहा गया, 80 कहा गया। हो गया काम 2 80 160 बटे g 10 ले लेंगे इसको, 16 सेकंड आ गया। वैसे भी तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं, वो कौन सा एग्जैक्टली पूछ रहे हैं, उन्हें सवाल में पूछा है अप्रोक्सीमेटली है, तो हम भी अप्रोक्सीमेट ले लेंगे। 10 ले लिया, कितना बना भाई, 16 सेकंड। तो 16 सेकंड के बाद वो वापस ज़मीन पे गिरता है, इसका 1/4 कितना हुआ, 4 सेकंड। तो मतलब सवाल हमसे 4 सेकंड के बाद का है, हमसे बात यहाँ की हो रही है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। अब एक और कहानी हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल तो बदलेगी नहीं, जितनी भी थी उतनी ही रहेगी, पर कितनी थी निकालें तो सही। तो हॉरिजॉन्टल अगर हम निकालेंगे तो हमको कहा गया u sin θ तो 80 है, तो फिर u कितना हुआ, 160 हुआ ना, क्योंकि sin 30 तो 130 होता है, सॉरी 1/2 होता है। पुट करोगे कितना आ जाएगा, 160 मीटर पर सेकंड। तो उसकी टोटल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, उसमें से हॉरिजॉन्टल u cos 30 होगी। पुट क्या आंसर आया, 80√3। लेकिन ये कौन सी है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो t/4 कह लो या जब मर्जी कह लो, उसकी हॉरिजॉन्टल तो कितनी रहेगी, 80√3। लेकिन वर्टिकल तो चेंज होती है, तो वो निकालेंगे कितनी देर के बाद, 4 सेकंड के बाद। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, तो v = u + 80। 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, शुरू में कितनी थी, 80 ऊपर, g नीचे है तो माइनस, और टाइम कितना, 4 सेकंड। पुट क्या कितना है, 40 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे वेलोसिटी उसकी 40 मीटर पर सेकंड ऊपर है और 80√3 इधर है। टोटल कैसे मिलेगा भाई, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऐसे मिलेगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट हुई तो वेक्टर से कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर
ये मैंने वेक्टर इसके पैरेलल डिस्प्लेस किया है, इसका स्क्वायर, खेल खत्म। सॉल्व किया, आंसर आया। देखो 40 कॉमन है। अब कैलकुलेशन बड़ी गेम है, बहुत ज़बरदस्त गेम है कैलकुलेशन। अगर आप जेईई मेंस में अपियर होना हो तो, नीट में फिर भी थोड़ी चल जाएगी, लेकिन जेईई मेंस में तो बहुत ज़बरदस्त कैलकुलेशन होनी चाहिए। 2-3 सालों से क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड ही आ रहे हैं। इसमें से 40 स्क्वायर कॉमन निकालो पूरा का पूरा उठा करके, तो बाहर आएगा तो 40 बच गया ना। 1 80 में से 40 चला गया, 2 का रूट 3 का स्क्वायर, 2 का 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3। जितना हो सकता है माइंड में कैलकुलेशन अगर हो जाएंगी तो कैलकुलेशन अपने आप स्पीड अप हो जाएगी, आंसर जल्दी आएंगे। और कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सिखा रहा है आपको, वही हमारे बढ़िया बढ़िया साइट्स पे अगर कोई सिखा रहा है आपको तो कोरी ड्रामेबाजी है, काम कभी नहीं आएंगी। ठीक है, मेरे से लिखवा लो, सारा ज़िंदगी हमने इसी में गुजारी है, कभी काम नहीं आएंगी। ठीक है, अगर वो सिखा रहा आपको ये ले जाओ झट से, ये निकालो झट से, वो करो, कुछ नहीं काम होगा। ठीक है, वेदांतु पढ़ रहे हो आप, यहाँ से सीख लो, वहाँ से, कुछ नहीं काम होना भाई। रूट 13 ऑप्शन थे 200, 300, 140, 100, इसमें से कौन सा बनेगा 40 रूट 13? देखो 3 से तो बड़ा है ये रूट 13, है ना, 3 से तो बड़ा ही दिख रहा है साफ साफ कि 9 होता तो 3 आता, 16 होता तो 4 आता, ये तो 3 से तो बड़ा है, तो 3.5 के आसपास आएगा वैसे भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 40 इंटू 3.5 कितना बनेगा? 3 से भी करते तो भी 120 आता ना, तो 120 से तो बड़ा है। और उसके आसपास का कौन सा ऑप्शन है? 140। डायरेक्ट खेल खत्म, 140। वहाँ बैठ के रूट सोल्व करने मत बैठ जाना, तो आधा घंटा लगाओगे, रूट सोल्व करोगे, चिल्लाओगे आंसर हो गया, तब तक बेल हो जाएगी, जाओ घर। ठीक है, तो ये था भी हमारे पास प्रोजेक्टिल मोशन के क्वेश्चन। करते गए, ऐसा कुछ और करने को दे रहा हूँ आपको, वो भी ट्राई करना।